नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे गर्मी के बारे में, हीट स्ट्रोक के बारे में। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है या लू लग जाती है तो क्या करना बेस्ट रहेगा, और हमको लू ना लगे, हीट स्ट्रोक ना हो, उसके बारे में। और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग, उसकी तह तक जाएंगे और कुछ आई ओपनर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपने सुना ही होगा, या मैं बस याद दिलाता हूँ कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। मान लीजिए कि आपने अपनी गाड़ी कहीं पार्क की है और धूप में गाड़ी खड़ी है, खिड़की से धूप आती है और जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अंदर का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर जो हवा है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं एक ग्रीन हाउस गैस है। इसकी एबिलिटी होती है कि ये धूप की किरणों में जो हीट मौजूद होता है उसको ट्रैप करें। तो इसी ट्रैपिंग की वजह से जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ग्लास से इंफ्रारेड रे अंदर आता है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो हीट को ट्रैप करके रखता है और टेम्परेचर बढ़ती है। यही मैकेनिज्म हमारी धरती के साथ भी है। एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं कि इट इज़ अ ब्लैंकेट कवरिंग द अर्थ, उसके एटमॉस्फेयर के अंदर जब सनलाइट आती है तो इट इज़ द ग्रीन हाउस गैसेस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दो गैस होते हैं जो कि सूरज की हीट को ट्रैप करते हैं और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर का बढ़ना इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये ज़रूरी भी है। अगर नहीं होंगे कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस तो ऐसा हो जाएगा कि दिन को टेम्परेचर 50-55 डिग्री चला जाएगा और जब रात को धूप नहीं होगी तो टेम्परेचर बहुत सडनली ड्रॉप हो जाएगा, नेगेटिव में, माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। तो हाँ, एक बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आउट ऑफ बैलेंस होते जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये इतना भी आसान नहीं है इसको समझना जितना हम समझते हैं। स्कूल के बच्चों को हम भेजते हैं डिबेट तैयार करा के ग्लोबल वार्मिंग पे कि ये पॉइंट बोलना है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पूरा धरती सबमर्ज हो जाएगी एक दिन। लेकिन इससे ऊपर भी एक कारण है जिसको हम ओवरलुक करते जा रहे हैं। खैर, इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको पहले ये बता दूं कि गर्मी जो इतनी पड़ रही है, आपने अभी रिसेंटली देखा है कि कितनी गर्मी पड़ी है और रिकॉर्ड टेम्परेचर दिल्ली में, भारत के इतिहास का पहला हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो गया है वो दर्ज किया गया है। तो क्यों इतनी गर्मी बढ़ रही है, उससे पहले क्या कर सकते हैं हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमको लू ना लगे और हमको हीट स्ट्रोक ना हो। तो इसका सीधा सीधा लेना देना हाइड्रेशन से। देखिए, एक बात को समझिए कि अगर आपका पेट पानी से, केवल पानी से, सादे पानी से भरा हुआ है और तब आप धूप में निकलते हैं तो आपके बॉडी के कूलिंग मैकेनिज्म का फेलियर नहीं हो सकता है। हमारी बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म का फेलियर हो गया, उसकी वजह से हमको लू लगती है या फिर हीट स्ट्रोक हमको हो जाता है। तो अगर आप ये सुनिश्चित कर लें कि पेट पानी से हमेशा भरा हुआ है, जब भी आप बाहर निकलते हैं, जब हीट वेव्स, लू चल रही होती है, तो आपको लू नहीं लगेगी। दूसरी बात कि अगर आपका भोजन ऐसा है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि रॉ वेजिटेबल्स जिसको हम सैलड्स कहते हैं उसमें वाटर कंटेंट 70% होता है, फ्रूट्स में 90 to 95% होता है। तो अगर ऐसे भोजन आप करें तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हीट स्ट्रोक नहीं हो सकता है। अच्छा, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ले सकते हैं? तो मैं आपको फिर से वही याद दिलाऊंगा कि नारियल पानी कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा ड्रिंक है जिसमें 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, सब कुछ होता है इन अ प्री डाइजेस्टेड फॉर्म। मतलब नारियल पानी पी के आपको उसको डाइजेस्ट नहीं करना है, वो सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि अगर इन गर्मियों के दिनों में आप 2 टाइम 2 फ्रेश कोकोनट वाटर आप पीते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि उससे मिनरल्स आपको मिलेंगे, मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाती है गर्मियों के दिनों में, तो वो उससे आप बचे रहेंगे। लेकिन फिर भी मुझे पता है आप कहेंगे कि एक गरीब इंसान के लिए कोकोनट वाटर, वो भी 2 एक दिन में, मतलब 100 रुपये पर डे, इट इज़ नॉट अफोर्डेबल। तो उसका भी ऑल्टरनेटिव है।
एक नारियल पानी बराबर 4 टमाटर मान लीजिए। आप 4 टमाटर सुबह खाइए, 4 टमाटर शाम में खाइए। कितना होगा? 1 किलो। बहुत कम दाम आ जाएगा। तो ये एक सस्ता ज़रिया है। खीरा और टमाटर, 1 खीरा 2 टमाटर सुबह खाइए, 1 खीरा 2 टमाटर शाम में खाइए। अगर इतना ही आप करते हैं तो लू लगने का या फिर हीट स्ट्रोक होने का चांस बहुत कम हो जाता है। आपको इससे भी सस्ता मेथड चाहिए तो वो भी है, नींबू पानी पीजिए। 1 कप पानी लीजिए, उसमें 1 पूरा नींबू निचोड़ दीजिए और कोई नमक नहीं डालना है, कोई मसाला नहीं डालना है, उसको पी जाइए। ऐसा दिन में 4-5 बार करिए। कितनी बार तक कर सकते हैं? 10 बार करिए, 10 नींबू ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्या उससे एसिडिटी हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो मैंने बताया था ना कि तुलसी, सौंफ और लौंग, 2 तुलसी का पत्ता है, 1 चुटकी सौंफ और 1-2 लौंग लेके उसको चबाइए, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप 10 नींबू दिन भर में पी जाते हैं तो भी प्रैक्टिकली इन गर्मियों के दिनों में उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं होंगे, वो नुकसान नहीं करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हीट स्ट्रोक को, प्रिवेंट कर सकते हैं लू को, और हम अपने आप को बचा सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या फिर न्यूज़ में सुना होगा, आजकल हीट स्ट्रोक से डेथ की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ज़रूर अपने आप को इस चीज़ से बचाएं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक लग गया है या लू लग गया है तो क्या करना चाहिए। देखिए, ट्रेडिशनल जो हमारा उपाय है उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है अमजोरा, आम रस। कि आम को पकाया या उबाला और उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा गुड़, इसको डाल के, पानी डाल के पीस के इसका ड्रिंक आप पिएंगे तो ये प्रिवेंटिव मेजर भी बहुत अच्छा रहता है। और अगर लू लग गया है तो भी अगर इसको पिएंगे तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हीट स्ट्रोक किसको बोलते हैं। एक कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा हो जाता है फेंट करने में और हीट स्ट्रोक में। ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। जब कोई फेंट करता है, आपने स्कूल में असेंबली में देखा होगा या फिर स्कूल में जब पीटी की क्लास चल रही है, बच्चा धूप में अटेंशन में खड़ा है और धड़ाम करके गिर जाता है बच्चा, तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो पैरों की तरफ ज़्यादा होता है लंबे समय तक धूप में खड़े होने से। तो ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैकआउट होता है, जिसकी वजह से फेंट हो जाता है इंसान। तो वो जब वो फेंट होता है तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, शरीर ठंडा पड़ जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं फेंट होने के। कभी भी कोई फेंट हो गया है तो उसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। करना क्या है, उसको लेटा देना है, उसका पैर थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, नीचे 1-2 तकिया दे के उसको लेटा सकते हैं। और उसकी बॉडी अभी ठंडी पड़ गई है तो उसको गर्म करना है, उसको चादर ओढ़ाइए या फिर वेट क्लॉथ थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज कर सकते हैं। जैसे एक बेडशीट ले लिया आपने, उसको आपने एकदम गर्म पानी में भिगो लिया, उससे उस पेशेंट को कवर कर दीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको सेंस आएगा, और जब उसको सेंस आएगा तब आप उसको पानी पिला सकते हैं। ये हो गया फेंट होना। लेकिन हीट स्ट्रोक में सिम्टम्स अलग होते हैं। जैसे कोई फेंट होता है तो वो उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा, लेकिन जब हीट स्ट्रोक होगा तो चेहरा लाल पड़ जाता है, हार्ट रेट कम नहीं होता है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। फेंटिंग के केस में बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, लेकिन हीट स्ट्रोक में बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक क्यों होता है, इसको आप अपनी गाड़ी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप गाड़ी की देखभाल नहीं करेंगे ठीक से, कूलेंट की कमी है, इंजन ऑयल में कुछ समस्या है, आपने सर्विसिंग टाइम पे नहीं कराई है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कभी कभी गाड़ी आपकी, उसका इंजन ओवरहीट हो जाता है। और जब ये ओवरहीट होता है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं और चलाना भी नहीं चाहिए। तो आपको तुरंत इंजन में पानी डाल के कैसे भी उसको छोड़ के उसको ठंडा होने देना, यही सॉल्यूशन है। तो हीट स्ट्रोक के केस में भी आपको पेशेंट की बॉडी को कूल करना है, ये मेन मकसद है। तो उसको लिटाना है। फेंटिंग के केस में पैर को थोड़ा एलिवेट रखते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक के केस में पैर का लेवल नीचे होगा और सर थोड़ा ऊपर होगा। तो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसको आइस कोल्ड वाटर में
एक बेडशीट को भिगोएंगे और उससे उस पेशेंट को कवर करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा। आप चाहें तो आर्मपिट्स में बर्फ़ के टुकड़े या फिर किसी रुमाल में बर्फ़ को लपेट के दोनों आर्मपिट में रख सकते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो उस पेशेंट को सेंस आ जाएगा। उस पेशेंट को बोलने में डिफ़िकल्टी होगी या फिर सेंसलेस हो सकता है, वो कंप्लीटली हमको लगेगा कि फेंट हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तो वो सेंसेस में अपने आ जाता है। तो बस इस बात का ध्यान रखना होता है हीट स्ट्रोक के केस में कि सबसे पहले, क्योंकि कूलिंग मैकेनिज्म फेलियर है, आपकी बॉडी में पर्सपिरेशन यानी कि पसीने आने का जो सिस्टम है वो जब पसीना आता है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लेके वो इवेपोरेट होता है। लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट आता है कि हमारी बॉडी से लेटेंट हीट लेके हमारी बॉडी कूल हो जाती है। तो पसीना आना इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू कूल द बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर इससे कम होता है, वो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं फेल हो गया है बिकॉज ऑफ मेनली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्योंकि पसीने ज़्यादा आते हैं, हम रिहाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, गर्मियों में ऐसा हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी टू डील विद द एक्सेसिव हीट दैट वी आर फेसिंग दीज डेज। और अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को चाहे आप कैसे भी डिस्कस कर लें, होता है ना, G7 की मीटिंग हो रही है, ग्लासगो में G9 G20 की मीटिंग हो रही है, सारे देश मिलके इस पे चर्चा कर रहे हैं। किस बात पे चर्चा कर रहे हैं? कार्बन कटिंग पे, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है उसको कैसे कम किया जाए। आप देख रहे हैं आपके आसपास EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं कि चलो अब तो बैटरी से चला रहे हैं, अब तो पेट्रोल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप बस मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल, इन सब को जलाने की वजह से जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग में अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करता है, वो है 29.6%। बाकी का कहाँ गया? तो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा 40% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूशन वो होता है लाइव स्टॉक का। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि 29.6% आ रहा है व्हीकल से फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके, लेकिन 40% ग्रीन हाउस गैस वो भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मीथेन। मीथेन ज़्यादा खतरनाक है ग्रीन हाउस इफेक्ट के टर्म्स में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले मीथेन यानी कि CH4 ये 25 गुना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब आप ये समझिए कि आपकी गाड़ी जो गर्म हो गई थी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर रिप्लेस कर दिया जाए मीथेन से तो आपकी गाड़ी एक्सप्लोड हो चुकी होगी, उतना गर्म वो हो जाएगा, उसमें आग लग चुकी होगी, क्योंकि 25 गुना ज़्यादा वो हीट करेगा। अब देखिए, लाइव स्टॉक जब मैं बोल रहा हूँ तो जितना भी मांस लोग खाते हैं पूरी दुनिया, देखिए पूरी दुनिया का पॉपुलेशन 800 करोड़ है, इसमें से 75% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। अब 75% ऑफ 800 करोड़ हो गया 600 करोड़। ये 600 करोड़ लोग पर हेड 100 किलो मांस खा जाते हैं एक साल में। अब थोड़ा सा इस डेटा को देखिए, मैं जो भी डेटा आपको दे रहा हूँ ना वो वेरीफाइड है। 1 किलो मांस को उत्पन्न करने के लिए, यानी कि 1 किलो मीट प्रोडक्शन में 1 लाख लीटर पानी लगता है, 1 लाख लीटर। और 1 किलो आलू को उगाने में 500 लीटर पानी लगता है। अब एक साल में हमारी पूरी दुनिया में 150 करोड़ गाय लोग मार के खा जाते, 150 करोड़ गाय, 100 करोड़ भेड़ बकरी मार के खा रहे हैं पूरे साल में पूरी दुनिया में, और 100 करोड़ सूअर मार के खाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा 5,000 करोड़ चिकन यानी कि मुर्गी लोग खा जाते हैं। और एवरेज देखा जाए तो एक नॉन वेजिटेरियन इंसान का एनुअल कंजम्पशन ऑफ मीट है 100 kg। ये एवरेज है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 100 kg। और मैंने शुरू में क्या बोला, 1 किलो मीट को प्रोड्यूस करने में 1 लाख लीटर पानी लग जाता है।
तो इससे आपको स्थिति की गंभीरता का एक अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन ये तो एक बात है, महत्वपूर्ण बात ये है कि एक मैदान है, मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड है, तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होता है उसका डबल, उसके दुगने एरिया में अगर आप कैटल को रियर करते हैं, अगर आप भेड़ बकरी को ब्रिंग अप करते हैं, उसको बड़ा करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीट, तो एक साल में आपका प्रोडक्शन इतना होगा कि एक इंसान को उतने एरिया के प्रोडक्शन से आप फीड कर सकते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड। लेकिन उतने ही एरिया में, यानी कि 2 फुटबॉल ग्राउंड के एरिया में अगर आप वेजिटेशन लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, तो उससे आप 14 लोगों को पूरे साल तक फीड कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के केस में केवल एक, उतने ही एरिया में। अब ये मीथेन का कैटल से क्या कनेक्शन है? बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जो रुमिनेंट्स होते हैं ना, जो जुगाली करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, तो इनका जब फूड डाइजेस्ट होता है, इनके फूड में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो चारा, भूसा, ये मतलब फाइबर रिच फूड ये ज़्यादा खाते हैं। इनके इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होती है तो इसका एक बहुत ही बड़ा बाई प्रोडक्ट होता है मीथेन गैस। और डायरेक्टली कैटल के, यानी कि मवेशियों के शरीर से मीथेन गैस, जो मैंने 40% कंट्रीब्यूशन बताया था ना कैटल का, वो है 14.5%। 14.5% तो डायरेक्टली ये कैटल के शरीर से CH4 गैस इन्वायरमेंट में जा रहा है। और ये वो कैटल हैं, इससे हम खेती नहीं करवा रहे हैं, ये वो कैटल हैं जिसको खाने के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 14.5% CH4 गैस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो 14.5% केवल इन मवेशियों के शरीर से निकल रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर डाइजेशन। और इनको जो हम खाना खिलाते हैं बहुत ही अप्राकृतिक तरीके से आजकल, क्योंकि दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमको इतना ही खिलाना है, लेकिन उसका मटन ज़्यादा निकलना चाहिए, उसके लिए हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे अप्राकृतिक तरीके यूज़ करते हैं। तो उस कैटल के फूड को बनाने में जो प्रोसेसिंग होती है, उसकी वजह से बाकी का CH4 मीथेन गैस हम एनवायरनमेंट में डालते जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वेजिटेरियन हो जाइए, कि आप मतलब नॉन वेज मत खाइए। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं मतलब 2 दशक हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खा रहा हूँ। और ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग सात्विक डाइट, प्रोटोकॉल काइंड ऑफ डाइट पे हैं, जो लोग सैलड्स, फ्रूट्स ज़्यादा खा रहे हैं, दूध और नॉन वेजिटेरियन फूड ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, वो लोग अपनी हेल्थ को तो बेहतर बना ही रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने ऐसा किया है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और ऐसी डाइट पे आप हैं, तो 3 दिन में डायबिटीज़ ठीक होने लगती है, 1 हफ्ता लगता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, 20-21 दिन में आपका जोड़ों का दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन विथ कॉन्फिडेंस आई कैन से दैट, मैं अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता हूँ कि इस ग्लोबल वार्मिंग में जो गंभीर मुद्दा मैंने बताया, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वेजिटेरियन बन जाइए, लेकिन कौन जिम्मेदार है? 800 करोड़ में से 600 करोड़ लोग जिम्मेदार हैं, डायरेक्टली जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए कैटल चाहिए। ज़रा सोचिए इस बात पे। तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दा था जो मैं चाहता था इसको डिस्कस करना। इस पे ज़रा सोचिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन है। इसका ये सोल्यूशन नहीं हो सकता कि नॉन वेजिटेरियन जो खा रहे हैं वो वेजिटेरियन खाने लगे, और वो होगा भी नहीं। ये करप्शन की तरह है। करप्शन की तरह इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी इंसान को, एक इंसान को दुनिया में उठा लो, उसको बोलो कि आपको क्या लगता है कि करप्शन हट जाना चाहिए दुनिया से, बोलेगा हाँ एकदम हट जाना चाहिए, और वो खुद इंसान करप्ट होगा। पहले आप शुरू कीजिए। नहीं, मैं शुरुआत नहीं करूँगा जी। जब पूरी दुनिया करप्शन फ्री हो जाएगी तब मैं भी सोचूंगा।
तो ये एक डेडलॉक सिचुएशन बन जाता है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इससे नहीं होगा कि सबको वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। इसके बारे में बात होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस फैलनी चाहिए। तो आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू, रिकमेंड यू कि इस एक वीडियो को आप ज़रूर 2-3 लोगों को शेयर करें, और अगर हो सके तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी रिसेंटली पिछले थर्सडे को मैंने मेरे एक मित्र हैं तरुण बिंदलिश, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था। इट हैज़ कम आउट रियली वेल। मैंने उसको देखा एंड आई एन्जॉयड इट अ लॉट। ये 3 घंटे का पॉडकास्ट है, इसको देखने के लिए पूरा 3 घंटे की ज़रूरत है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, समय निकाल के इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक्स पे हेल्थ से रिलेटेड हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। जाहिर सी बात है 3 घंटे हमारी बात हुई है, तो आपके यूज़ के लिए, आपके बेनिफिट के लिए इसमें बहुत सारी बातें की गई होगी। तो जस्ट हैव अ लुक, एक बार देखिए। ये पॉडकास्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बना है, तो आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू इट वंस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अभी इस पॉडकास्ट की एक झलक देख लेते हैं। आज का पॉडकास्ट डॉक्टर पद्माकर के साथ हुआ है। मेडिसिन्स आर पॉइजन। ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, एक बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव लेकर के ये डाइट पे आए हैं। मेडिसिन कभी भी किसी को नहीं लेना चाहिए। मैं खुद कभी कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ। 3 दिन की एक डाइट है, इससे इम्यूनिटी 100% 24 घंटे में बूस्ट हो जाती है, तो शरीर खुद ही काम कर लेता है। नेचर ने 1/3 ऑफ द प्लैनेट ग्रीन किया है, तो कुछ बात होगी। आयुर्वेद पूरा इसी पे बेस्ड है। मेरे नेटवर्क में समवन हु वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर and has successfully recovered from cancer, that person reached out to me to tell me that this diet and what this doctor prescribed really helped. कैंसर से सबसे पहले तो डरना नहीं। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज लाइक 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन से कैंसर सेल्स रुकेंगे। ऑक्सीजन अगर पर्याप्त है तो कैंसर सेल्स मरने लगेंगे। वैक्सीनेशन से क्या रोल प्ले होता है हमारी बॉडी में, किस तरह से वैक्सीनेशन इम्पैक्ट करती है, इनकी एक उसके अराउंड भी थ्योरी है। अपनी बात मैं करूं, मुझे कोई वैक्सीन नहीं पड़ी है। नो पोलियो वैक्सीन, नो कोरोना, नो नॉनसेंस, नो वैक्सीन। आई एम अनटच्ड बाय एनी वैक्सीन एंड द लास्ट टाइम आई गॉट फीवर वाज 23 इयर्स अगो। किस तरह से हम अपने डाइट को यूज कर सकते हैं टू ओवरकम डाइजेशन प्रॉब्लम्स, कैंसर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। चाहे उसको दुनिया डायबिटीज के नाम से जाने, हाइपरटेंशन के नाम से जाने, हाई कोलेस्ट्रॉल बोले, फैटी लीवर बोले, पीसीओएस, पीसीओडी बोले, कुछ भी उसको बोले, अगर वो लाइफस्टाइल डिजीज है, क्या नहीं करना है? आपको रिफाइंड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। किस तरह से एक नॉर्मल डाइट यूज करके हम बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फैट लॉस के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस इज अ पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस, और एक्स्ट्रा वेट बॉडी खुद खाती है और आपको एनर्जी देती है। कैसे आपका सेक्सुअल लाइफ बेटर हो सकता है? बाय जस्ट चेंजिंग योर डाइट। सिंपल सॉल्यूशन है, वेदर इट इज फीमेल्स और मेल्स। जनरल सेक्सुअल हेल्थ के लिए आपके ब्लड वेसल्स जो है पूरी बॉडी के ठीक होने चाहिए। ब्रेन का ब्लड वेसल ठीक नहीं है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन का वियाग्रा खा के आपने ठीक कर लिया, दैट इज नॉट नेचुरल, यू वोंट लाइक इट। ये सब बातें इस पॉडकास्ट में हुई हैं। इस पॉडकास्ट में एक इनकी बुक है जिसकी प्राइस 5100 रुपीज है, उसमें 51 सात्विक रेसिपीज दे रखी है। वो बुक इस पॉडकास्ट के व्यूअर्स को फ्री में देने का प्रॉमिस करा है। उस बुक का लिंक इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। मेरा पर्सनल टेक ये रहेगा कि आप अपने नॉर्मल डॉक्टर और एलोपैथी के टुवर्ड्स जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से आप मेडिकेशन कर रहे हैं, उसको बिना सोचे समझे मत छोड़ना। लेकिन ये डाइट को इनकॉर्पोरेट करने का कोई नुकसान नहीं होता। इनसे कंसल्टेशन करने के लिए आधे घंटे के रुपए लगते हैं। ये 1.5-2 घंटे का जो पॉडकास्ट है, ये पूरा फ्री में सारा ज्ञान इन्होंने इसके अंदर शेयर करा है। सो इसका पूरा फायदा उठाएं। और कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट्स में आप जरूर डालें। डॉक्टर पद्माकर कमेंट्स को मॉनिटर करेंगे एंड ही विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड वेरेवर ही कैन। थैंक यू एंड डू वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड। पॉडकास्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो डॉक्टर पद्माकर, ये जो थ्योरी है कि फूड कैन एक्ट एज अ मेडिसिन, तो इस पॉडकास्ट को देखने का एक बेनिफिट ये भी है कि जो मेरी हेल्दी बुक है ना, जिसमें 51 सात्विक रेसिपीज़ है, वो वहाँ पे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 5100 रुपीज़ प्राइस्ड है ये बुक, तो वो आपको फ्री में मिल जाएगी। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। ग्लोबल वार्मिंग कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना बंद कर दें तो
समस्या सॉल्व हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी हो रहा है, वो भी ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ 30% कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है कैटल का। इस समस्या का क्या समाधान है? जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई और सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।